और पहले खबर दिल्ली से है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों की टीचरों की खाली असामियों की फहरिस्त तलब की है, जिसमें संस्कृत, पंजाबी, उर्दू टीचरों की फहरिस्त तलब की गई है। मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा है कि अगर टीचर्स नहीं होंगे तो तालीम पर खर्च का क्या फ़ायदा। न्यूज़ 18 ने दिल्ली में उर्दू टीचर्स की कमी के ताल्लुक से खबर चलाई थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया हरकत में आए। दिल्ली के 794 स्कूलों में उर्दू टीचर्स की पोस्टें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ 300 स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जा रही है। और खबर हरियाणा से है। हरियाणा में एक आर्मी के जवान को खुफिया जानकारी लीक करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के नारकोल में पुलिस ने नौजवान को पकड़ा है। आर्मी के इस जवान पर कौमी सलामती से मुतल्लिक जानकारी एक लड़की को फराहम करने का इल्जाम है। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर जवान ने चैटिंग के दौरान हथियारों की फोटो शेयर की थी और लड़की ने जवान को तस्वीरों के एवज कुछ रकम दी थी। पुलिस ने फौजी जवान को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बर्थ कंट्रोल का जिन एक बार फिर बाहर आया है। बीजेपी के लीडर राकेश सिन्हा ने कहा है कि 2 से ज्यादा बच्चों के वोटिंग हक को सल्ब कर लिया जाए। पेश है तफसीलात। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा से। सर, कल आपने प्राइवेट मेंबर बिल लाया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, क्या बिल का उसमें मुख्य उद्देश्य है और क्या जरूरत पड़ी कि आपने प्राइवेट मेंबर बिल लाया? देखिए, देश की जनसंख्या एक विस्फोटक स्थिति में आ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अभी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में बताया कि भारत कुछ वर्षों में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो संसाधन और जनसंख्या के बीच संतुलन जब बिगड़ता है तो देश में सामाजिक सौहार्द समाप्त होता है। तो ये 3 पक्ष हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। एक, रीजनल बैलेंस बना रहे हैं, जैसे साउथ और वेस्टर्न इंडिया में जनसंख्या संतुलन काफी हद तक रिप्लेसमेंट लेवल के पास है, लेकिन नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया में ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक उसी प्रकार से रिलीजियस बैलेंस भी बनना चाहिए। यदि धर्म के चश्मे से आप जनसंख्या बढ़ाते हैं तो उसे भी रोकना पड़ेगा, उससे सामाजिक सौहार्द पर और देश की स्थिति पर असर पड़ता है। तीसरा, रीजनल रिलीजन के साथ साथ रिसोर्स का बैलेंस होना चाहिए। तो ये रीजनल, रिसोर्स और रिलीजियस तीनों बैलेंस बनाने के लिए 2 चॉइस नॉर्म होना चाहिए। इसमें एक सवाल है कि वोटिंग राइट्स खत्म करने की अगर बात अगर उसमें आप कह रहे हैं, जैसे उसमें है क्या कि अगर वोटिंग राइट्स खत्म किए जाए तो लोग डिस्करेज होंगे? देखिए, जब एक बार राष्ट्र में सहमति बनती है कि 2 चॉइस नॉर्म्स हो, उस सहमति को जो भी तोड़ते हैं उन पर कानून लागू होना चाहिए। पहले सेक्शन में वे लोग जो 2 चॉइस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। बैंक इंटरेस्ट रेट उन्हें ज्यादा मिलेगा, लोन लेने पर इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, प्रमोशन जल्दी होगी, उनके बच्चों के एडमिशन में प्राथमिकता मिलेगी। दूसरी तरफ जो लोग इस 2 चॉइस नॉर्म्स को तोड़ते हैं उनके साथ बैंक इंटरेस्ट अधिक लगेगा, और जब लोन लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट अधिक लगेगा, और जब डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हटा दिया जाएगा। 72 जो जिलों की आप बात कर रहे हैं, किस तरह के जिले हैं? उस जिले का अगर मिजाज कैसा है, किस तरह के वहाँ की जनसंख्या है, किस तरह की पॉपुलेशन? आपने रिसर्च काफी किया है। देखिए, साधारणतः उन 72 जिलों में कुछ अधिकांश जिले ऐसे हैं जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। माइनॉरिटी से तात्पर्य है मुस्लिम डोमिनेटेड जिले हैं। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि उन जिलों को टारगेट किया जाए। मेरा कहने का तात्पर्य है चाहे जिले 72 हों या सभी जिले हों, हर एक जिले में भी कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी अधिक है, कुछ में कम है। तो यह असंतुलन प्रायः सभी जिलों में है, लेकिन कुछ जिलों में विशेषकर असंतुलन साफ दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है सरकार को कानून बनाकर इस असंतुलन को दूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो ये थे बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और अब खबर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा कोशिशें होनी जरूरी है। उनका कहना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आग किसने लगाई ये जरूरी नहीं, आग कैसे बुझाई जाए ये जरूरत है। ये अल्फाज थे सलमान खुर्शीद के नाना साबिक सदर जमहूरिया मरहूम जाकिर हुसैन साहब के। जो है एक कोशिश है कि आखिर मुसलमान हिंदुस्तान का
बाशिंदा है और कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, अपना घर माना है और अपने ही घर में और अपने ही ख़ानदान में उसके हालात क्या हैं, उसके साथ सलूक क्या है, उसके ख्वाहिशात क्या हैं, उसकी तवक्को क्या है, उसके साथ कितना इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उसकी शिकायत करने का उसे हक़ है, और अगर वो हक़ है तो उसको सुनेगा कौन और सुनने के बाद उस पर क्या कार्रवाई होगी। और एक सवालिया निशान लगाती हैं हमारी सेकुलर मिजाज पर, हमारी सेकुलर निज़ाम पर एक सवालिया निशान लगाती हैं, लेकिन उसका भी तबसरा करने में हम दरार को और गहरा ना करें, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तकलीफ़ है, शिद्दत की तकलीफ़ है और नुकसान इतना बड़ा है जिसका कैसे लोग बर्दाश्त कर पाते हैं उस नुकसान को, उसका अंदाज़ा भी नहीं हम सबको, जिसका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस सोच पर कुछ कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं और जो अदालतें हैं उनको, जो हमारी सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं उनको, हुकूमत को, इन सब को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। इस वक्त अगर मैं अपने नाना के कुछ अल्फाज याद करूं जो 47 के दौरान में उन्होंने कहे थे जामिया में, कि शायद इस वक्त सवाल इस बात का नहीं होना चाहिए कि आग किसने लगाई है, बल्कि सवाल इस बात का हो कि इस आग को बुझाएगा कौन। इस वक्त आग को बुझाने की ज़रूरत है, आग लगाने वाले को जिम्मेदार बनाने का काम बाद में हो सकता है, आग को बुझाना है सबसे पहले। और अब खबर बिहार से है। बिहार में मुसलसल कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और मगरबी चंपारण में बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। रेलवे ट्रैक, स्कूल पूरी तरह से डूब चुके हैं एक तरह से, और घरों में पानी दाखिल हो गया है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। लोगों का कहना है कि स्कूलों में पानी की निकासी के लिए इंतजामिया कुछ नहीं कर रही है। सत्याग्रह ट्रेन के इंतजार में मैं खड़ा हूँ और काफ़ी देर से खड़ा हूँ, 2-3 घंटे से। इधर बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, सारे जगहों में पानी चू रहा है। यात्री का जो शेड है उसमें तो पानी चू रहा है, समझ में आ रहा है। जो मुख्य स्टेशन का जो जगह है जहाँ लोग बैठते हैं, यात्री प्रतीक्षालय है, उसमें भी पानी आ रहा है। और हमारे नुमाइंदे रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या जानकारी दे रहे हैं? सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है, मूसलाधार बारिश हो रही है, आम जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई है, क्या कुछ सरकार कर रही है इस वक्त? देखिए, पिछले 72 घंटे से अगर बात कर ले तो बिहार में, खासकर जो उत्तर बिहार है वो काफी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। मौसम जिस तरह से मेहरबान दिख रहा है, मानसून जिस तरह से मजबूत दिख रहा है, ऐसे में अब कयामत के दिन आने वाले हैं। तो ऐसे में सीतामढ़ी की बात कर लें या फिर आप मुजफ्फरपुर की बात कर लें, मधुबनी की बात कर लें या फिर आप उत्तर बिहार के अन्य जिलों की बात कर ले, तो खतरे के निशान से जो नदियां हैं वो ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो या फिर कोसी हो, तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर है और 1.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है लगातार नदियां छोड़ रही है। ऐसे में जो मानसून है, अगर बात कर ले तो बिहार में अब तक 333.2 जो मानसून है अब तक, उसका जो परसेंटेज बताएं आपको, 333.2 मिलीमीटर बारिश अब तक बिहार में हो चुकी है, जो सामान्य से यानी 10 से 12% ज्यादा है। तो ऐसे में जो मानसून है वो लगातार अभी तक मजबूत दिख रहा है। अगले 72 घंटे तक मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर बिहार है, उसके तमाम जो जिले हैं उसको अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर लगातार अगर बारिश होती है, ऐसे ही नेपाल से सटी हुई नदियां हैं वो उफान पर है। अगर लगातार बारिश होती है तो ऐसे में खतरे से जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बहने लगेगी और निश्चित रूप से जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके लिए एक समस्या बन सकता है। उसके इंजीनियर लगातार 24 घंटे मुस्तैद हैं ताकि बांध की निगरानी की जा सके। बांध लगातार टूटने का खतरा बना हुआ है। उत्तर बिहार में जो बारिश है 54%, यानी माफ कीजिए 54 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है जी। उत्तर बिहार में जो बारिश है उसका 54 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी अब तक 24 घंटे में जो बारिश हुई है वो सर्वाधिक बारिश कही जा रही है जी। 214 हुआ है आपको सर्वाधिक सीतामढ़ी में, 154 मिलीमीटर मुजफ्फरपुर में, 125 मिलीमीटर आपको सीतामढ़ी में। तमाम जो मिलीमीटर की बात कर ले अगर, तो मानसून जो है वो प्रबल दिख रहा है। अगले 72 घंटे तक जी ये बारिश जो है इसी रफ्तार में रहेगी, यानी मध्यम और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो निश्चित रूप से अब जो लोग परेशान हैं, लगातार इस तरह से बारिश हो रही है, स्कूलों में, घरों में पानी दाखिल हो गया है, ट्रेनें रुकी हुई हैं, तो ऐसे में आम जीवन को जो है सुधारने के लिए सरकार की तरफ से किस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक?
लोगों की तरफ से किस तरह की शिकायत मिल रही है? इलानी देखिए, अभी बात कर ले अगर समस्तीपुर से खबर आ रही है, समस्तीपुर रेल मंडल के कई जो स्टेशन है वहां पे जो रेलवे ट्रैक है उस पर पानी चढ़ गया है। तो निश्चित रूप से जो नदियां हैं वो उफान पर है। अब सड़क ही नहीं बल्कि रेल ट्रैक को भी प्रभावित कर रहा है। जो ट्रेन यातायात है वो भी अब प्रभावित होने लगा है। ऐसे में जो समस्या है वो अब सरकार के पास लगातार गिरती जा रही है। सरकार ने तमाम जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के साथ साथ जो आपदा विभाग है या फिर जो पीएचईडी विभाग है, उसके तमाम जो अधिकारी हैं वो मूव कर गए हैं, पटना से भी निकले हैं और जो जिले में है वो लगातार तैनाती कर रहे हैं। तो ऐसे में जो अगला 72 घंटा होगा वो तय करेगा कि बिहार में जो बाकी जिले हैं वहां पर किस तरह से बाढ़ की संभावना बन सकती है। क्योंकि कोसी जो है वो लगातार उसमें जो नदियां हैं, कोसी के आसपास की जो नदियां हैं वो भी उफान पर है। तो निश्चित रूप से जो 72 घंटा होगा वो तय करेगा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति कैसी हो सकती है। जिला बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल बिहार में सूरत हाल बिगड़ी हुई है, मूसलाधार लगातार बारिशें है। अब खबर आसाम से लेंगे। आसाम में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे गुंजन हमारे साथ जुड़े हैं। गुंजन, क्या अपडेट आप दे रहे हैं आसाम से? इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां? जी बिल्कुल, अभी तक 33 में से 22 जिले का हाल बहुत बुरा है, पूरा बांध से भरा पड़ा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरीगांव जिले में, असम के मरीगांव जिले में। और मरीगांव जिले में लगभग 50 गांव अभी पानी जलमग्न हो चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा गांव है, लेकिन जो नज़ारा जो जिस मथावरी अभी टूट गया है वो जगह मैं आपको नहीं दिखा सकता इस वक्त। इसलिए जिस गाड़ी से हम लोग जिस पुल क्रॉस करके हम लोग आए थे उस पुल का कभी भी ये पुल टूट सकता है। ये मैं विजुअल्स हमारे दर्शकों को दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए, ये खेत है, खेत में कैसा पानी भरा पड़ा है। यहाँ के ज़्यादातर लोग यहाँ कृषिजीवी लोग हैं और उन लोगों का खेत अभी भी बाढ़ में ऐसा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ के लोकल्स भी है हमारे साथ, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी है। लेकिन जिस पुल पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं वो पुल कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे वो टूट सकते हैं। ब्रह्मपुत्र का जो बढ़ता हुआ जो पानी है, पानी ये बहा कर ले जा सकते हैं। तो ये विजुअल्स देखिए, यहाँ का जो लोकल्स है, जो प्रशासन के लोग हैं, वो लोग अभी लगे हुए हैं कि जैसे भी करके ये पुल को वो लोग बचा सके और ये पुल को बहा ले जाने में नाकामयाब हो ये बाढ़। और इसलिए ये सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, ये देखिए कैसा यहाँ पे सिचुएशन है। अभी किसी भी वक्त यहाँ पे बुरा खबर यहाँ पे हो सकते हैं, किसी भी वक्त ये गुंजन एक चीज जानना चाहेंगे, जब मौसम विभाग ने जब इस तरह की जानकारी दी, इस तरह के हालात बन रहे हैं, तो मौसम विभाग की जानकारी के बाद सरकार या इंतजामिया की तरफ से जो कदम उठाने चाहिए थी वो क्या लिए गए हैं या फिर नजरअंदाज किया गया इस खबर को, इस जानकारी को, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल बनी है? जी बिल्कुल, हम लगातार 3 दिनों से इधर ही है, गुवाहाटी से इधर आकर ये जो बाढ़ यहाँ पे हुई है इसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। और कल यहाँ पे मंत्री आए थे, मंत्री आके पूरा जो बाढ़ पीड़ित जो इलाका है, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उन लोगों से बात किया। उन लोगों का रिलीफ का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया है। लेकिन जिस जिस जगह पे प्रशासन के लोग जाना चाहिए था, जिस जिस जगहों पे रिलीफ ले जाने चाहिए था, उस जगह पे अभी तक सभी जगह पे ले जाने वो लोग जा नहीं पा रहे हैं, रिलीफ कर नहीं पा रहे हैं। और इसी बात के बारे में हम यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उन लोगों के बारे में उन लोगों से जानेंगे। आप लोगों के पास रिलीफ गया है, क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई? रिलीफ अभी तक नहीं मिला, कुछ जगह में मिला है लेकिन अभी तक बहुत सारे जगह बाकी है रिलीफ मिलने के लिए। लेकिन वो कल जो मंत्री आया था लेकिन वो देखे गया, लेकिन जितना सेफ्टी मिलना चाहिए था अभी तक मिनरल वाटर का सेफ्टी नहीं मिला, खाने के कुछ सेफ्टी नहीं मिला। जो बच्चा है उन लोगों को भी अभी जिधर से उधर होना चाहिए था वो उधर नहीं हुआ। एसडीएफ का जितना फोर्स होना चाहिए था वो फोर्स नहीं मिल रहा है। लेकिन सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है और नद का पानी बढ़ते ही जा रहा है। लगभग इससे बेहतर सिचुएशन हो जाएगा ये बाढ़ में। और हम इस चैनल के द्वारा से सरकार से दरख्वास्त करता है कि जो वो हमारा लाहौरी घाट का जो फ्लड इवैक्यूएशन एरिया है उसमें तुरंत मेडिकल कैंप या खाने का जो चीज़ जितना भी पानी पूरा बंदा को मिलना चाहिए। लेकिन अभी तो कुछ पूरा नहीं मिल रहा है।
हाँ बिल्कुल, और ये देखिए किस तरह से यहाँ के गुंजन locals इन लोगों से ये यहाँ भी पे- जानने की कोशिश कीजिए, एनडीआरएफ वगैरह इस तरह की एजेंसी, इस तरह की टीमें काम करती हैं, तो क्या इस तरह का कोई जो है एहतियाती कदम नहीं उठाया गया, लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया? क्योंकि लोग एक एक जगह पर फंसे हुए हैं। जिस तरह से एक मस्जिद का सीन आपने दिखाया कि मस्जिद में कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग ऊंची जगह पर। जब निचली सतह पर पानी पहुंचता है, ऐसे इलाके जो बाढ़ में डूब जाते हैं, क्या उन लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया? नहीं, अभी जो हमने 3 दिनों में यहाँ का जो सिचुएशन हमने देखा, 3 दिनों में ऐसा है कि 50 से भी ज्यादा गांव पानी के अंदर आ चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। और जितने भी लोग हैं वो लोग 2 दिन में जो अभी पार हुआ, जो 2 दिन है वो लोग रास्ते में रात गुजार रहे थे, लेकिन वो सिचुएशन भी अब नहीं रहा। रास्ते के ऊपर से पानी अभी बह रहा है और उसके बाद भी अभी तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग आप लोगों के पास नहीं पहुंचे। बिल्कुल नहीं है, जैसा कि पूरा रास्ता पानी भर चुका है, अभी कोई जगह नहीं, खाली जगह नहीं है। वो बंदा जितना एसडीआरएफ बंदा होना चाहिए था, कोई भी एसडीआरएफ बंदा नहीं देख रहा है। आपका चैनल का भी आप लोग भी देख रहा है, कोई एसडीआरएफ का बंदा नहीं मिल रहा है। जितना सेफ्टी चाहिए था बंदा को, कोई सेफ्टी नहीं मिल रहा है। प्रशासन का कोई आदमी नहीं है इसमें, और जो जितना रिलीफ होना चाहिए था वो अभी तक इतना रिलीफ नहीं मिला। हर बंदा बुका है, बच्चा बुका है, बीमार फैलते जा रहा है। जापानी एन्केफेलाइटिस का फिर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और फ्लाउट इससे भी बेहतर सिचुएशन हो सकता है। यह जो दलोंग है थोड़ा बहुत, और दलोंग का सिचुएशन भी काफ़ी नज़दीक हो सकता है। उसका बाद जो आदमी का जो बाजार मार्केटिंग करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इससे पहले हम जिस जगह पे थे वहाँ पे एक मस्जिद है, और मस्जिद किसी भी वक्त पानी के अंदर जा सकते हैं, और उसी और ये बांध परिस्थिति से उभरने के लिए लोग मस्जिद के बाहर ही नमाजें अदा कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह उन लोगों को इस तकलीफ से राहत दे। लेकिन ये राहत कम नहीं हो रहा है, जितना समय हो रहा है उतना पानी बढ़ रहा है और सिचुएशन बदतर से। गुंजन, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ बताया गया है? ये स्थिति कब तक रहेगी? इस तरह के हालात कब तक रहेंगे? जी, मौसम विभाग से कल जो शाम को जो रिपोर्ट आए थे, रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 7 दिनों तक मुसलधार बारिश असम पे रहेगी। और उससे भी बुरी बात यह है, अरुणाचल प्रदेश में अभी मुसलधार बारिश अभी वहाँ पे गिर रहा है। तो बारिश वहाँ पे गिरने से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का पानी ज्यादा बहाव आएगा, ज्यादा पानी ब्रह्मपुत्र अरुणाचल से ब्रह्मपुत्र लाएगा, और तभी ये पूरा इलाका जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं, तो ये सिचुएशन ऐसा ही रहा। तो यानी अभी सूरत हाल ऐसी ही बरकरार रहेगी, हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार को कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन इससे पूरी जानकारी के लिए। वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, मुंबई से आज़मीन हज की पहली फ्लाइट रवाना हुई है, वक्त पर रवाना हुई है आज़मीन हज की पहली फ्लाइट। मध्य प्रदेश के 450 आज़मीन हज की फ्लाइट रवाना हुई। आज़मीन मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुए हैं। हज का सीजन है, पहली फ्लाइट हिंदुस्तान में यानी मुंबई से पहली फ्लाइट रवाना हुई है। मध्य प्रदेश के 450 आज़मीन हज की ये फ्लाइट थी जो रवाना हुई मुंबई के एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करेंगे मोहिउद्दीन, हमारे नुमाइंदे जुड़े हैं। मोहिउद्दीन, पहली फ्लाइट रवाना हुई है, किस तरह के इंतजाम देखने को मिले? जी देखिए जिलानी, आज जो है वो मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से पहली फ़्लाइट रवाना हुई है। 12:06 पर ये जो है पहली 12:11 पे जो है वो पहली फ़्लाइट रवाना हुई है, और जो उम्मीद है उसके मुताबिक ही जो है वो पहली परवाज़ रवाना हुई है। 450 हाजी जो है वो खालिस मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर आए हुए थे मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट पर, यहाँ से रवाना हुई है। देखा गया कि सुबह 7 बजे से लेकर जो है 9 बजे तक एक प्रोग्राम रखा गया, इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया, जिसमें जो है वो गर्मी की वजह से आज़मीन हज को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमने जो विजुअल दिखाए उसमें साफ ये वाज़े होता है कि मतलब आज़मीन जो है वो अपने हाथों से पंखा करते हुए, पसीना पूछते हुए वहाँ पे देखे गए, और इसी बुनियाद पे जो है वो हज कमेटी के इंतजामात पे सवाल खड़ा होता है कि वो अगर हाजियों को कहीं रुकाती है तो उसके लिए इंतजामात जो है वो बेहतर होना चाहिए। बहरहाल हज का सीज़न शुरू हो चुका है, पहली परवाज़ जो है वो मुंबई से रवाना हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि मुंबई से जो है वो चलने वाली परवाज़ें जो है वो कितने टाइम पर चल पाती है, क्योंकि हमेशा जो है शिकायत मौसूल होती हुई है
है जी। कि मुंबई समेत मुख्तलिफ एम्बार्केशन पॉइंट पर जो है वो प्रवास की डिले होने की बुनियाद पर आज़मीन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुहिद्दीन, दूसरी सबसे जिस तरह हज का सीजन करीब आ रहा था, नई नई बातें सामने आ रही थी कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा, कुछ टैक्सेस लगेंगे, इस तरह की चीज़ें हाजियों को कंफ्यूज किया जा रहा था। आज जो फ्लाइट में हाजी रवाना हुए हैं, क्या किसी से कोई इस तरह की शिकायत या किस तरह का कोई मामला सामने आया है? जी देखिए, आज जो फ्लाइट से हाजी रवाना हुए हैं, आज़मीन रवाना हुए हैं, उनमें जो है वो इस तरह की कन्फ्यूज़न तो था, लेकिन इस तरह का जो है मामला सामने नहीं आ पाया है। बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से जो है वो आज़मीन हज मध्य प्रदेश से मुंबई पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना हुई है। जिस तरह से जीएसटी जो है वो 18% से घट के 5% हुआ है, तो इससे जो है वो आज़मीन को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन मुतालबा ये हो रहा है कि 5% की जीएसटी जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और जहाँ तक नए नए कवानीन के तहत हाजियों में जो है वो एक किस्म की बेचैनी पाई जा रही है, एक किस्म की जो है वो एक किस्म का इस्तराब पाया जा रहा है कि मतलब हज जो है वो एक सिंपल प्रोसेस होना चाहिए, इसके बावजूद भी जो है नए नए कानून के तहत लाकर इसे जो है क्यों एक मजीद जो है वो बोझ बनाया जा रहा है। जी मुहिद्दीन, जिस तरह से हाजी अब हिंदुस्तान से रवाना होंगे एक बड़ी तादाद में, मदीने में और मक्के में जिस तरह से क़याम होता है, तो मुंबई से जिस तरह से हाजी जा रहे हैं, सेंट्रल हज कमेटी हमेशा मुआयना करती है, सऊदी अरब रवाना होती है, तो आज चूंकि पहली फ्लाइट रवाना हुई है, तो किस तरह की जानकारी हाजियों को दी गई है हज कमेटी की जानिब से? जी देखिए, हज कमेटी की जानिब से जो है वो आज़मीन हज को पूरी तरह से मालूमात फराहम करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा जो है वो पहली फ्लाइट जो जाने वाली है, जो पहला जत्था जाने वाला है, वो सीधा जाने वाला है मदीना। उसके बाद जो है वहाँ से वो मक्का रवाना होंगे। दूसरा लैब जो शुरू होगा, दूसरे लैब के हाजी जो है वो सीधा जाएंगे जिद्दा और वहाँ से फिर मदीना रवाना होंगे और मदीना से मक्का जाके अपना हज करेंगे। मुकम्मल मालूमात जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया कोशिश करती है कि इनको मुकम्मल मालूमात दी जाए कि कहाँ कायम करना है, किस तरह के अरकान करने हैं और किस तरह की चीज़ें करनी है। इसी के साथ साथ जो है वो सऊदी एम्बेसी में जो है, जो इंडियन एम्बेसी जो सऊदी अरबिया में है, वो भी उसके ऑफिसर भी तैनात है और उसके ऑफिसर भी जो है वो हाजियों को जो है वो गाइड करने के लिए जो है वो तैयार है। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आई थी कि पिछले हज में जो है वो रिहाइश के नामाकुल होने की बुनियाद पर जो है वो आज़मीन हज को हाजियों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था, जबकि सेंट्रल हज कमेटी की जो है वो बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी जाती है, सऊदी अरबिया जाती है, बिल्डिंगों का मुआयना करती है, उसके बावजूद जो है अप्रूव होता है। लेकिन देखा यह गया है कि पिछले साल जो है वो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लिफ्ट खराब हो गई थी, हाजियों को जो है वो एक हाजियों को जो है वो एक कमरे में रुकाया गया था, अलग अलग इंतजाम नहीं हो पाए थे। तो इस मरतबा जो है वो शिकायतों को जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बाकायदा संजीदगी से लिया है और कोशिश की गई है इस बात की कि मतलब इस मरतबा अगर हाजियों को इस तरह की परेशानी ना होने पाए, तो जो मुआयना कमेटी है उसने भी जो है वो इस बात का इरादा किया है कि परेशानी ना होने पाए। लेकिन अब हज शुरू हुआ है, अब देखना यह है कि मतलब हज कमेटी के जो दावे हैं वो कितने सही साबित हो सकते हैं और कितने इस पे जो है वो मोहर लग सकती है हाजियों को परेशान करने की। अब हज शुरू हुआ है, अब देखना यह है कि मतलब हज के दौरान जो है वो हाजियों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी एक चीज़ हमारे यहाँ पर जो आमतौर पर देखी गई है कि हमारे यहाँ पर जो देहाती हाजी होते हैं, जो देहात से कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें जो है वो गाइडेंस ना मिलने की बुनियाद पे काफ़ी जो है दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी बुनियाद पे जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया से मुतालबा किया गया था। जितनी शिकायतें साबिक में मिलती रहीं या आप भी शिकायतें मिल रही हैं, इसका इजाला किया जाए जल्द से जल्द, ताकि और मजीद जो फ्लाइट जाने वाले आज़मीन जाने वाले हैं उनको किसी तरह की दुश्वारी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुहिद्दीन इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल मुंबई इससे पहली फ्लाइट रवाना हुई, 450 आज़मीन हज मध्य प्रदेश के रवाना हुए, वक्त पर फ्लाइट रवाना हुई। एक अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, इस वक्त हमारे सामने आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म मोदी होंगे शरीक। बड़ी खबर, माहौलियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा इजलास कर रहा है। 23 सितंबर को ह्यूस्टन से न्यूयॉर्क जाएंगे वज़ीर आज़म मोदी। वज़ीर आज़म मोदी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। रवां साल 23 सितंबर को मोदी न्यूयॉर्क जा सकते हैं। बड़ी खबर, अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म मोदी शरीक होंगे। माहौलियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा इजलास करा रहा है और 23 सितंबर को ह्यूस्टन से न्यूयॉर्क जाएंगे वज़ीर आज़म मोदी। और वज़ीर आज़म मोदी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। रवां साल 23 सितंबर को मोदी न्यूयॉर्क जा सकते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में
वज़ीर आज़म मोदी शिरकत करेंगे। माहौलियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में खिताब भी करेंगे। 23 सितंबर को बोस्टन से न्यूयॉर्क जाएंगे वज़ीर आज़म और रवां साल 23 सितंबर को मोदी न्यूयॉर्क जा सकते हैं। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।